जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एमएस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग साइंस के फिजिक्स के पार्ट को अब शुरुआत कर चुके हैं। साइंस में जो 4 पार्ट बनाए हैं उसमें से 4 पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है। मैथ का भी शुरुआत हो चुका है, साइंस में फिजिक्स का शुरुआत हुआ है। तो चलिए, फिजिक्स के कॉपी को किस प्रकार से आप अच्छे से सजाइएगा, एक सुंदर नोट्स कैसे बनाइएगा, उसको अभी हम बताते हैं ताकि आप फिजिक्स का कॉपी को बढ़िया से बना पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जहां से शुरू हुआ है वहीं से आपको पढ़ा रहे हैं। बस पूरा डिटेल में समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जाके आपको देखना चाहिए। तो देखिए, 4 का क्लास तो शायद आज ही है, आज का क्लास लेक्चर नंबर 4 है। तो साइंस, विज्ञान, ये सबसे पहले फिजिक्स का कॉपी में रहना चाहिए। फिजिक्स का कॉपी में जो विज्ञान है उसमें क्या रहेगा, देखिए सुनिए। साइंस, विज्ञान, ये परिभाषा लिखना है। अवलोकन तथा प्रयोग के आधार पर किसी पदार्थ या घटना के बारे में लगातार तथा क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। इसको पूरा बढ़िया से डिटेल में समझाएं, वहां आप जाके लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा, वास्तव में विज्ञान दुनिया को समझने या जानने की प्रक्रिया या विधि है, ये भी लिखना है। एक्चुअली साइंस इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड। ठीक है। अब उसके बाद ये स्टार भी लिखना है। साइंस शब्द को एक लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, टू नाउ। ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब फिर भौतिकी का परिभाषा लिखिएगा। भौतिकी का परिभाषा लिखिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग भौतिक गुण, भौतिक घटनाओं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। इन पर हम बहुत बढ़िया से बात किए हैं, अच्छे अच्छे तरीके से समझाए हैं। आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में जाइएगा, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो भौतिकी के बारे में आप समझ गए। उसके बाद भौतिकी का दूसरा परिभाषा, दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि भौतिकी में हम लोग पदार्थ, ऊर्जा तथा दोनों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब फिर इसका पिता भौतिकी का, अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। ये सब आपको कैसे लिखना है, फिजिक्स का एक मोटा ऐसा कॉपी बनाना है। मोटा ऐसा कॉपी में सबसे पहले 2 या 4 पेज छोड़ दीजिए, विषय सूची बनाने के लिए छोड़ना है, ताकि आप जब रिवीजन करने लगिएगा तो बहुत सा ज़्यादा उसमें, जैसे फिजिक्स का हर एक चैप्टर उसमें रहेगा। तो हमको जैसे मान लीजिए विद्युत धारा चैप्टर रिवीजन करना, तो फटाक से देखेंगे विद्युत धारा में कहाँ पर पेज नंबर है। अब विद्युत धारा का अगर जो टॉपिक भी लिख लीजिएगा, जैसे विद्युत धारा में बहुत सा टॉपिक होगा। ओम का नियम होगा, समांतर क्रम समूहन होगा, श्रेणी क्रम समूहन होगा। तो हर एक प्रकार के टॉपिक को भी अगर आप विषय सूची में बदल लेते हैं, बना लेते हैं, तो वही डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन दिमाग में आए वो पेज नंबर पूरा एकदम बढ़िया से एक जगह लिख के रखिएगा। तो इससे क्या होगा, आप फटाक से, जैसे हमको ओम का नियम पढ़ना है तो विद्युत धारा चैप्टर में वो जो पॉइंट आएगा ओम का नियम, उस पेज नंबर को देखेंगे, फटफटा के पलटाएंगे, डायरेक्ट वहां देख लेंगे। जैसे हमको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का जो है ना, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को लिखना है एक जगह। शॉर्ट बिंदु में भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट में रिवीजन कराने वाली बात एक जगह लिखना चाहिए। धीरे धीरे चैप्टर समझ में आएगा तो आप लिखते रहिए, लेकिन याद रखिएगा 4 से 5 पेज, 3 पेज, 2 पेज, जैसे आपको छोड़ने का मन हो छोड़िएगा। वो पेज इसीलिए छोड़िएगा कि विषय सूची आप भविष्य में जब दिक्कत ना हो जल्दी से खोजने में, तो उसका उपयोग करने में आपको बहुत बढ़िया से लाभ मिलेगा। इसीलिए 3, 4 पेज, 2 पेज, जो आपका इच्छा हो जितना आप विषय सूची में जोड़ सकते हैं। अगर जब विषय सूची में भी उसके पॉइंट में ही पॉइंट लिखेगा तो समय लगेगा और अच्छा नोट्स बनेगा। उससे अकॉर्डिंग आप बेस्ट नोट्स तैयार कीजिएगा। यहाँ तक लिख लिए, 4 पेज छोड़ने के बाद यहाँ तक लिखें। चलिए अब हम आपको और आगे बात करते हैं। अब फिजिक्स का जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का बंटवारा करते हैं। फिजिक्स का जब ब्रांच, फिजिक्स को हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ेंगे, फिजिक्स को जो क्लास 10 में पढ़ेंगे वो कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे पढ़ना है वो बातें बता रहे हैं। फिजिक्स लिखिए, फिजिक्स को 3 भागों में बांटिए। वही कॉपी में जैसे आप पूरा फिजिक्स का परिभाषा लिखे, उसके बाद एक नया पेज लीजिए, उसमें फिजिक्स लिखिए। फिजिक्स को 3 भागों में, ये पूरे लाइन उतारिए, ऑप्टिक्स, करेंट और सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। हम लोग फिजिक्स को 3 चैप्टर में बांट लिए, ऑप्टिक्स, करेंट और सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब हम लोग का शुरू हो गया फिर ये
वो लाइन लिखने के बाद ये लिखिए लाइट ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर है, वैसे इसमें 3 चैप्टर है, एगो प्रकाश का परावर्तन है, एगो अपवर्तन है, 2 चैप्टर है, और ये मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार है। टोटल 3 चैप्टर है यहाँ, लेकिन एनसीईआरटी एक ही चैप्टर में कंप्लीट कर देता है ये दोनों को, परावर्तन अपवर्तन को, इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा गया। लेकिन जब हम आपको नोट्स बनवाएंगे तो पहले हेडिंग दिलवाएंगे परावर्तन, परावर्तन से रिलेटेड जो भी बातें होगा एक जगह लिख लेंगे, फिर हेडिंग दिलवाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन से रिलेटेड जो भी बातें होगा एक चैप्टर में सेपरेट कर लेंगे, फिर मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार होगा उसको एक सेपरेट वीडियो में बना लेंगे। तो इस तरीके से सजाएंगे ताकि आपको वो सुविधा ना हो। हर एक बात में याद रखिएगा, हम जो पढ़ा दिए वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप जो नोट्स बना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बार बार नहीं समझा सकते हैं, हम आपको बार बार नहीं बता सकते हैं। भले आप बार बार आप आके यूट्यूब पे है तो देख सकते हैं, वो अलग बात है, जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ आके कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार अपने नोट्स को रिवीजन कीजिएगा। इसीलिए नोट्स सबसे सुंदर सबसे बढ़िया होना चाहिए और उसको रोज रिवीजन करना है। आप पढ़ने बैठे तो एकदम पूरे नोट्स को पलटने का एक अलग मजा आएगा। जब अक्टूबर महीना का कंप्लीट 31 तारीख आएगा, वो नोट्स आपको अंदर तक जो है ना, भीतर तक फील किया हुआ रहेगा। हर एक शब्दों को आप जिए हुए रहेंगे, हर एक शब्दों को आप पढ़े हुए रहेंगे। इसीलिए नोट्स बढ़िया बनाना है बाबू। दुनिया में तकलीफें आते रहती है जाते रहती है, लेकिन ये शिक्षा का लाइन है, शिक्षा का लाइन में आपको कोई भी तकलीफें नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना है ताकि आप ऐसा कोई शिक्षा का लाइन में कोई तकलीफ का मतलब ये है कि कोई भी शब्द आपको परेशान न करे, कोई परिभाषा ऐसा हो आपको समझ में ना आए, ऐसा नहीं। हर एक परिभाषा, हर एक शब्द, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको आना चाहिए। इस लेवल में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अब जो है ना ये जो हेडिंग इसको जो लिखे, इसके बाद ये लिखिए ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स लिखिए, ऑप्टिक्स सिर्फ ऑप्टिक्स, लाइट नहीं लिखिए, ऑप्टिक्स लिखिए, फिर लिखिए प्रकाश का परावर्तन, फिर दूसरा लिखिए प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, दूसरा नंबर मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। फिर लिखिए करेंट, करंट चार्ज, ये करंट चार्ज सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों चैप्टर लिखिए। फिर ऊर्जा के स्रोत, इतना लिखने के बाद अब नया पेज में आइए, एकदम सेपरेट, उस सब पेज को छोड़िए, सिलेबस हो गया आपका। उसके बाद आप जो है ना क्या कीजिए, आराम से एक अच्छा सा पेज लीजिए और पेज में लिखिए ऑप्टिक्स, ऊपर में एकदम हेडिंग में दीजिए, ऊपर एकदम पेज का जो ऊपर वाला लाइन है वहां लिखिए ऑप्टिक्स, लिख लिए। अब ऑप्टिक्स दे करके ऑप्टिक्स का परिभाषा भी, अब नीचे में जैसे हम ऑप्टिक्स लिखे इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के गुण तथा प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। किसी को दिक्कत, ऑप्टिक्स ऊपर में हेडिंग देके ये परिभाषा लिखना है, फिर नीचे में आप ऑप्टिक्स देके डैश मार के लिखिएगा, प्रकाशिकी डैश मार के लिखिएगा, लेकिन हेडिंग दे दिए ऑप्टिक्स। अभी जो पढ़ाई होगा, अभी जो 2-3 दिन का क्लास होगा वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही होगा, ऑप्टिक्स वाला टॉपिक में ही लिखना। तब फिर आपको हेडिंग दिलवाएंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश से परावर्तन से संबंधित सभी बातों को एक जगह से लिखना चालू करेंगे। लेकिन अभी जो ऑप्टिक्स में जो सब बातें हम सीखने वाले हैं ऊपर व्यू में, मतलब ऑप्टिक्स से संबंधित जो सब भी हमको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में उपयोगी सब चीज़ है उसको हम पहले सीख लेते हैं, ताकि हमको प्रकाश से संबंधित बातों को जब वहाँ एक्सपेरिमेंट करने का बात आए तो वो अच्छे से समझ में आए। इसीलिए ऑप्टिक्स के हेडिंग में अभी जो अभी क्लास कराएंगे वो ऑप्टिक्स के हेडिंग में रखिएगा। तब फिर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू करेंगे, तब वहाँ हेडिंग देंगे प्रकाश का परावर्तन। कॉपी सजवा रहे हैं, अभी कुछ पढ़ाना रहे। अब समझिए प्रकाश ऑप्टिक्स किसको कहते समझा दिए। ऑप्टिक्स के साथ साथ हम आपको ये सब परिभाषा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाएं बाबू। आप क्लास जाके कीजिए, प्ले लिस्ट में सब कुछ बना दिए, आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 आराम से देखिएगा, सब बात समझ में आएगा। मास, द्रव्यमान, पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि उत्पन्न करता है, उसे को द्रव्यमान कहते हैं। देखिए द्रव्यमान इस दुनिया में आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए आया, लेकिन इसी का जो है ना वो चचेरा भाई भी आ गया साथ ही साथ, और उसका नाम है चार्ज।
क्या नाम है, चार्ज। इस चार्ज कुछ अलगे नखरा दिखा दिया, बोला अच्छा मास्टर तुम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान खाली आकर्षण है ना पैदा किया रे, रुको हम कुछ और पैदा करेंगे। तो द्रव्यमान आकर्षण बल पैदा किया, लेकिन चार्ज आकर्षण बल, विकर्षण बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब पैदा कर दिया। बड़ा खतरनाक। यही खतरनाक वाला चीज ही जो है ना, अभी दुनिया में बहुत बड़े बड़े उद्योगों में, कल कारखानों में, हमारे घर में, आपके घर में जो बॉल बत्ती झालर सब चलता है, ये सब इसी का देन है, चार्जे का देन है। ये चार्ज है जो दुनिया एकदम झकमक झकमक करता है। चार्ज जब बाबू नहीं खोजता तो दुनिया झकमक झकमक न ब्लैक एंड व्हाइट रहता। सूरज का प्रकाश आता तो इंजोर तो दिन, और जैसे सूरज का प्रकाश खत्म तो रात, यही होता। लेकिन अभी दिन और रात बराबर ऐसे लगता है। कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉल बार के इंजोर कर लेते हैं, प्रकाश ला लेते हैं। अगर ना सूरज का प्रकाश के अलावा कोई प्रकाश नहीं रहता तो फिर हम लोग को सुबह का ही इंतजार करना पड़ता। तब ना मोबाइल होता, ना ही कुछ और होता, कुछ नहीं होता। तब भाई वैज्ञानिक ना होता, सीधा सीधा वैज्ञानिक आया तब नहीं दुनिया रंगीन हुआ जी। तो चार्ज देखे क्या है, पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह आकर्षण, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि उत्पन्न करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। अब देखिए आवेश दो गुण यहां हो जाता है। एक आवेश जो रुका हुआ है, हमारे इसके शरीर में हम बोले तो रुका हुआ चार्ज रहता है, लेकिन वही चार्ज जब दौड़ जाता है तो अलग क्षेत्र पैदा करने लगता है। इस सबको पूरा बढ़िया से पढ़ाए थे। तो रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन क्षेत्र पैदा करता है, तो रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। यहां देखिए ये रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज के अगल बगल में जो क्षेत्र बना है उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। रुका हुआ चार्ज के अगल बगल में जो क्षेत्र है उसको विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। गोलगप्पा के अगल बगल में जो क्षेत्र है उसको गोलगप्पा क्षेत्र बोलेंगे। भूत के अगल बगल में जो क्षेत्र है उसको भूताहा क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो सब अपना अपना इलाका पैदा करता है, सब अपना अपना क्षेत्र पैदा करता है। उसी प्रकार से भूत भूताहा क्षेत्र पैदा किया, गोलगप्पा गोलगप्पा क्षेत्र, चाउमीन चाउमीन क्षेत्र, तो पहाड़ पहाड़ी क्षेत्र बना देता है। उसी प्रकार से विद्युत जो है ना, विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। विद्युत मतलब चार्ज, चार्ज जो है ना, चार्ज क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र में जब चार्ज लेकर के जाइएगा तो प्लस वाला माइनस वाला के कारण से रिपल्सन या अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण या विकर्षण हो सकता है, लेकिन इसके अंदर में जब चुंबक ले जाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। लेकिन यही चार्ज अगर जब दौड़ जाए, यही चार्ज अगर जब दौड़ जाए तब फिर कौन क्षेत्र बनेगा, तब ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, दोनों क्षेत्र बनाएगा। अभी तो रुका हुआ चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र दे रहा है, यही चार्ज दौड़ गया तो इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। इसीलिए यहाँ देखिए मूविंग चार्ज के अगल बगल में जो क्षेत्र है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। इसमें दोनों क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। अगर इसमें चार्ज लेकर के जाइएगा तो चार्ज के साथ आकर्षण विकर्षण होगा, साथ ही साथ इसमें जब चुंबक ले जाएंगे तो चुंबक के साथ भी आकर्षण विकर्षण होगा, ये भी खींचा खींची करेगा, धकेला धकेली करेगा, ये सब होगा। और जहां क्षेत्र नहीं है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र नगण्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये फोटो आपको बनाना है, ये फोटो भी बनाना, चार्ज के परिभाषा के बाद ये फोटो बनाइएगा, फिर ये फोटो बनाइएगा, ताकि आपको समझ में आए रेस्ट चार्ज में सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा हो रहा है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कौन सा चार्ज दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो बोलिएगा मूविंग चार्ज, दौड़ता हुआ करंट। देखिए कोई भी चीज अगर जहां रुका है तो अलग प्रभाव करता है, और वही जहां दौड़ जाता है तो बड़ा खतरनाक प्रभाव करता है। जैसे मेरा ये हाथ रुका है तो अलग प्रभाव करेगा, यही तो हाथ किसी पर चल जाए तो गाल लाल कर देगा। हवा रुका है तो अलग प्रभाव, कोई दिक्कत ना, शांति एकदम, वाह क्या दुनिया मस्त है। वही हवा जब बवंडर का रूप ले ले, जब वही हवा दौड़ जाए स्पीड में
तब ये किस रूप में चला जाएगा? तूफान लाएगा, बवंडर लाएगा। हवा रुका है तो एकदम कोई बात नहीं, हवा दौड़ गया तो खतरनाक हो जाता है। वही पानी रुका है, कोई बात नहीं, यही पानी दौड़ जाए तब फिर जो है ना क्या लाता है? बाढ़ ला देता है, तूफान, सुनामी ला देता है, चक्रवात, सुनामी ला देता है, एकदम पानी के कारण से तहस नष्ट कर देता है। तो जो चीज रुका है अलग प्रभाव करता है, दौड़ जाता है तो वो अलग प्रभाव करता है। उसी तरह से चार्ज रुका है तो कोई बात नहीं, आराम से एगो क्षेत्र पैदा किया, अलग प्रभाव कर रहा है। यही चीज चार्ज दौड़ जाएगा, करंट मार देगा। यही चीज दौड़ेगा तब करंट पैदा होता है, तब करंट बनता है। बताएंगे विद्युत धारा चैप्टर में जाएंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। मन आपके अंदर में जो है ना फील करेगा, यह साइंस। तो दौड़ता हुआ करंट विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है। ये टॉपिक यहाँ का है ना है। कोई भी आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ाएगा, अपवर्तन पढ़ाएगा तो चार्ज के बारे में नहीं बताएगा, द्रव्यमान के बारे में नहीं बताएगा। बोलो का है ना है, टॉपिक है ये ना, का पढ़ाएगा। लेकिन हमको पता है पाछे में जो बच्चा बैठल है ना वो भूसगोल है। हमको पता है जो बच्चा बैठा है ना वो सीखने आया है। हमको पता है जो बच्चा आया है ना हमारे पास बैठने के लिए, उसको कुछ बनना है, कुछ सीखना, उसको कुछ करना है। तो उनको बनाने का मेरे पास जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम हर एक चीज़ पढ़ाएंगे बाबू, जो आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा, ठीक है। बहुत से उम्मीदों को पूरा करना है, बहुत के विश्वासों पे खरा उतरना है, बहुत से तकलीफें जिंदगी में आएगी जाएगी। क्या लगता है क्लास शांति से हो जाएगा? क्लास शांति से नहीं होगा, तकलीफ बहुत सी आएगी जाएगी, लेकिन इन तकलीफों को लड़ते हुए निकलना है। खुद से ये वादा करके निकले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई तो जबरदस्त मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने वाले विद्यार्थी का भविष्य का नवनिर्माण हमारे कंधों पर रहेगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी तरीके से चार्ज को बनाना है, फोटो बनाना। चार्ज तक हम आपको पढ़ाए थे, यहाँ तक आपको पढ़ाए थे, अभी जितना भी बातें की वो सब पढ़ाया हुआ था, ठीक है। अब आज जो है ना हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे, तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सुनिए, थोड़ा सा मेरे साथ खेलिए। अब अभी शुरुआत हो रहा है, घबराना ना। यहां देखिए तरंग, वेव, ये सब प्रकाश से संबंधित नहीं है, ठीक है ना है। प्रकाश का परावर्तन में इसका कोई काम नहीं है, फिर भी हम आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं। मेरा मन है ना, हमको पता है 10वां में टॉप नहीं करना है, हमको जिंदगी में टॉप करना है। हमको पता है मेरे साथ जो बच्चा बैठा है 10वां में टॉप करने के लिए नहीं बैठा है, वो जिंदगी में कुछ करना है उसको। इसीलिए निश्चिंत रहिए, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का यही समय है। आप अभी से ही मेहनत कीजिए। चलिए मिल के बातें करते हैं। देखिए, एक तरीका ये है, सुने ना, पहला एकदम अपाहिज बनाने वाला जो तरीका है वो बताते हैं आपको। कैसे अपाहिज बना सकते हैं, कैसे बर्बाद कर सकते हैं, वो ही बताते हैं। और कैसे आपको पूरा एकदम नव निर्माण कर सकते हैं वो तो बतेबे करेंगे। वही तो मेरे लिए सबसे अनमोल है, इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो वेव तरंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन के बिना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन के बिना कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे तरंग कहते हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं विश्वास के साथ, आपको कुछ समझ में ना आ रहा, आना भी नहीं चाहिए। बोलो का समझाएंगे तब नहीं आएगा जी। लेकिन हाँ रे लिखो प्रकाश, तरंग लिखो, तरंग। हाँ, तरंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन के बिना कंपन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो उसे तरंग कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड from one point to any other point by vibration with
आउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड वेव। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आया, हम कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, का साफ मेमोरी में हचाहच डाउनलोड होता है। ये वेव का फोटो है, ये क्या है, वेव का फोटो है। अब देखिए तरंग का प्रकार, तरंग का प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ वेव, तरंग के प्रकार। ठीक है, वेव के दो प्रकार, वाइब्रेशन कंपन के आधार पर, दूसरा दिशा के आधार पर। तरंग के प्रकार में एगो है वाइब्रेशन कंपन के आधार पर, एगो है दिशा के आधार पर। वाइब्रेशन के आधार पर क्या है, मैकेनिकल वेव, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और दिशा के आधार पर क्या, ट्रांसवर्स वेव, अति दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मतलब इतना ये याद रखना है, हमारे पास 4 प्रकार का यहाँ वेव है, कंपन के आधार पर 2 गो, दिशा के आधार पर 2 गो। ये सब वेव के बारे में पढ़ना। जैसे में यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव, वह प्रक्रिया जिसमें भी किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन को बिना कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको कोई मतलब न समझिए। उसके बाद स्टार पॉइंट में देखिए, इसे गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, इसमें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सब स्टार पॉइंट है, यह निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं। जैसे में साउंड वेव, अर्थक्विक वेव। ठीक है, ये सब जो है कौन वेव है, कौन सा वेव है, ये सब वेव मैकेनिकल वेव है। कुछ बुझाया? अब देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ना बाबू, अच्छा ठीक है, एगो वेव है, जिसको ही पढ़िए देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, इसे गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है, इसे गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता नहीं होती है, इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। जैसे में लाइट वेव, एक्सरे, यूवी रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ईटीसी। ठीक है, यहीं तक पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना। आज का क्लास बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बताइए, अभी जो पढ़ रहे थे कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन जब हम आपके साथ अभी हंसी मजाक करेंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ गाएंगे, घूमेंगे दुनिया में, एकदम फिजिक्स वाला दुनिया में सैर करेंगे आपके साथ मिल के, तब फिर जब पढ़ेंगे ना, तब एक एक लाइन आपको समझ में आएगा, फील होगा। यहाँ जो बाबू लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ जो ये लिखा है ना तरंग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम यहाँ से बोल के आपको समझाएंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है। ये जो लिखा है कोनो किताब में मिल जाएगा आपको, कोनो भी किताब में ये जो लिखा हुआ चीज़ है, कोनो भी बुक में आपको आराम से मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारे बातों को सुनते हैं तो यह आपको बहुत ही अंदर से मजबूत करेगा। तो चलिए, सबसे पहले अब हम लोग ये समझते हैं कि वेव क्या है, वेव क्या है, इस बातों को समझते हैं। अब वेव का प्रकार सबको एकदम हौला करेंगे, निश्चिंत रहिए। आपको हर एक लाइन में, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु में हर एक बात समझ में आएगा। ठीक है, घबराना ना। जब समझ में नहीं आए तो उधर से आप कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समझाएंगे। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, हम आपको समझाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप हमको ये बताने का भी प्रयास कीजिए कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा कुछ और बढ़िया से समझाने का प्रयास कीजिए, तो हम आपको समझाएंगे। आप अपने आप को ये बात याद रखने के लिए बोलिए, हम भैया के साथ जुड़े हैं तो कोई भी चीज़ भारी नहीं लगना चाहिए। हम आपको समझाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको फील कराएंगे, हम आपको साइंस के प्रति समर्पण का भावना ला देंगे। आप साइंस को जीने लगिएगा, क्योंकि साइंस दुनिया में हर एक जगह घटित घटना है, दुनिया को जानना ही विज्ञान है। तो चलिए, वेव क्या है, इस बातों को समझते हैं। ये सब जो है ना, बाहर में जाने दो, इससे मतलब नहीं। अभी जो हम बोलेंगे उससे मतलब है। देखो, वेव क्या है, इस बात को बताओ।
तो हम आपको बताते सुनना। वेब एक प्रकार का काम है, वेब एक प्रकार का प्रोसेस है, वेब एक प्रकार का प्रक्रिया है। वेब क्या है? एक प्रकार का काम है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रक्रिया है। बोलो मेरे साथ, वेब क्या है? वेब जो ऐसे ऐसे करके, अरे यार हमको करने भी ना था, लेकिन एक को देखना नाच करने लगा एकदम बढ़िया से कर देता है ना, एकदम क्या, एकदम मारेगा डांस, एकदम बढ़िया से हिला देगा, ऐसे ऐसे करके जो चलता है। आप लोग को सबसे अपाहिज बात बताएगा, जानता है कौन सी? वेब सबके बारे में, वही जो नदी में टपाक ढेलो मारते हैं तो लहर ऐसा उठता है, ऐसे ऐसे करता है, वही वेब है ना बाबू, वो वेब नहीं है। हाँ देखिए, वो फोटो हम आपको दिखाने के लिए भी लाए हैं, है देखिए, ये जो यहाँ फोटो है ना, हाँ ये है देखिए, है वेब, यही बोले ये वेब है। बार ससुर सुना, ये वेब है, वेब ऐसा दिखता है, ये वेब है। ये जो मारा ढेपो, ये पानी का, नदी का फोटो है, वेब है। वेब ऐसा दिखता है, ये वेब नहीं, ये अपाहिज बात है। नहीं बोलते अपाहिज बना देना। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक अच्छा सा लाइन है, इसको लिख के रख लीजिए। चल जिंदगी का एक नया मोड़ लेते हैं, चल जिंदगी का एक नया मोड़ लेते हैं, किताबों के अलावा सब कुछ छोड़ देते हैं। चलो जिंदगी में एक नया मोड़ लेते हैं, किताबों के अलावा अभी सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी आप 10वां में, किताब के अलावा कोई भी दुनिया से मतलब नहीं, किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। सीधा सीधा के बात होता है, आप जितना किसी से रिश्ता रखिएगा ना, उतना ही आपको तकलीफ आएगा। जब आपके साथ कोई रहता है, दोस्ती रहता है, साथी रहता है, किसी से आपको लगाव रहता है, जब वो बिछड़ता है तो हकीकत बोलते हैं दिल दहलता है। और गाना गाता है, दिल दहलता है मेरा आपके जाने से, आने से कि जाने से नहीं पता, देख लीजिएगा, ठीक है। हकीकत में बोलते हैं, ईमानदारी से। जब भी किसी के साथ आप रहते हैं, किसी से लगाव होता है, चाहे कोई भी जेरा में रहो, चाहे आप किसी जेरा में रहिए, सबको तो अपना अपना जेरा होवे नहीं करता है जी। हमेशा याद रखना, जब भी कोई रहता है जेरा में, तो याद रखना ईमानदारी से, ईमानदारी से याद रखना। जब भी कोई रहता है, जब भी, तो आपको दिल में एक सुकून तो देगा ही, बाद में तकलीफ भी आएगा। क्या आज नहीं तो कल सही। एक माँ एक बेटी के लिए भी रोता है, एक भाई एक बहन के लिए भी रोता है, एक पिता एक पुत्री के लिए भी रोता है। क्या कि सभी को एक दूसरे से बिछड़ना होता है, हमेशा साथ में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। इसीलिए निश्चिंत रहो, ज़्यादा लगाव भी ठीक नहीं होता है। इस बात को अभी आप नहीं समझिएगा, लेकिन जब समझिएगा तो तकलीफ ही तकलीफ होगा। और गहराई से जब सोचिएगा तो आँख में आंसू के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आँख में आंसू के अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अब वेब पर बातें करते हैं। ये सब तो फोटो दिखा दिए, छोटी छोटी बातें देखो, पढ़ाई के साथ छोटी मोटी बातें ज्ञान वाला होना चाहिए। अगर ज्ञान वाला बातें नहीं मिलेगा बाबू, तो फिर आपको सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में आपको जीना है, किताब में नहीं जीना है। किताब आपको दुनिया में जीने लायक मजबूत बुद्धि प्रदान करता है, विवेक प्रदान करता है, ठीक है। एक सोच देता है दुनिया को समझने के लिए, आपका ब्रेन डेवलप करता है। पढ़ने में यही काम होता है कि ब्रेन किसी तरह से विकसित हो जाए। पढ़ाई एक घोड़ा का लगाम है, शिक्षा एक घोड़ा का लगाम है, जो लक्ष्मी को जो है ना सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करता है। समझे? धन को सही दिशा में चलाने के लिए शिक्षा वाला लाइन अपनाना पड़ता है। ये पढ़ाई धन को सही दिशा देने के लिए धन का लगाम है ये पढ़ाई, बस यही है, हकीकत में यही है, ठीक है। अब चलो समझो वेब क्या है। अब यहां से पढ़ाई शुरू हो रहा है आपका। अभी इधर जितना बातें की वो सब ऐसे था,
पढ़ाई यहाँ से शुरू हुआ, आज का क्लास यहाँ से शुरू हुआ, लगभग आधा घंटा चला गया। ठीक है, जहाँ तक हमको लगता है आधा घंटा ही गया होगा। तो वेव क्या है, इस बातों को समझो, अच्छे से समझना। वेव एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का काम है। वेव क्या है? वेव क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, काम है। वेव क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, काम है। ठीक है, जैसे में खाना खाना एक काम है, जैसे में दौड़ना एक काम है, जैसे में पढ़ना एक काम है, उसी प्रकार वेव भी एक प्रकार का काम है। वेव भी एक प्रकार का क्या है? काम है। खाना खाना काम है, तो वेव भी एक प्रकार का काम है। हर एक काम से कुछ ना कुछ होता है, हर एक काम से कुछ ना कुछ होगा। जितना भी काम हो रहा है, जितना भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रभाव देगा ही देगा, कुछ ना कुछ होता है। जैसे खाना खाने से पेट भरता है, खाना खाने से पेट भरता है। दौड़ने से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, स्थान बदलता है, दौड़ने से स्थान बदल जाता है। उसी प्रकार पढ़ाई करने से बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है। तो वेव भी एक प्रकार का काम है। तो बताइए ये काम से क्या होता होगा? वेव एक प्रकार का काम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो वेव के कारण कौन सी बातें होता होगा? खाना खाने से पेट भरा, दौड़ने से हम एक जगह से दूसरे जगह चले गए, पढ़ाई के तो बुद्धि विवेक हुआ। तो वेव का क्या काम है? वेव जो काम कर रहा है उससे क्या हो रहा होगा? खाना खाने से पेट भरा है ना, तो वेव भी तो कुछ किया है। तो वेव के कारण से क्या हुआ बताइए? वेव के कारण से क्या हुआ? तो वेव के कारण से बता रहे, सुनना। वेव एक प्रकार का काम है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वेव गाड़ी पर बैठ कर जाता है। जैसे हम लोग को जाना है किसी जगह, तो रेलगाड़ी पे बैठ के, बैलगाड़ी पे बैठ के, टेम्पू पे बैठ के, टोटो पे बैठ के, बाइक पे बैठ के, या पैदल जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह। जैसे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, या आप ही को दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं? या तो रेलगाड़ी पे, या तो हवाई जहाज पे, या फिर बाइक से, या मालगाड़ी से, या फिर टेम्पू से, टोटो से, जैसे जाना हो, जो भी यातायात साधन का उपयोग कर सकते करके जाइएगा। बस से जाइए, मार्शाली से जाइए, 10 चकवा से जाइए, जिससे जाना है जाइए। कोनो न कोनो आप गाड़ी का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जो जाएगा, उस ऊर्जा को ढोने के लिए कौन गाड़ी इस्तेमाल आता है? उस गाड़ी का नाम है वेव। वेव एक प्रकार का गाड़ी है। वेव एक प्रकार का क्या है? गाड़ी है। किसके लिए? किसको ढोने के लिए? ऊर्जा को ढोने के लिए। देखो, ऊर्जा और पदार्थ अलग अलग चीज है। भले ऊर्जा सब पदार्थ में रहता है, लेकिन ऊर्जा अकेला भी रहता है, ऊर्जा स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है। तो ऊर्जा को ढोने के लिए वेव गाड़ी का इस्तेमाल होता है। अब पदार्थों को ढोने के लिए हम लोग बहुत सा गाड़ी बनाए हैं, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, टोटो, टेम्पू, मर्साली, 10 चकवा, कार, फॉर्च्यूनर, ढेरी बनाए। हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं। एरोप्लेन में बैठ के हम यहां से वहां चले गए, क्या वो गाड़ी नहीं है? नदी में चलने वाला, समुद्र में चलने वाला जहाज, क्या वो एक जगह से दूसरे जगह सामान को नहीं ढो रहा है? तो पदार्थों को ढोने के लिए बहुत सा गाड़ी बना है, लेकिन ऊर्जा को ढोने के लिए मात्र एक गाड़ी है। वो गाड़ी का नाम है वेव, तरंग। ठीक है, वेव, तरंग। तो बताओ वेव क्या है? वेव एक प्रकार का काम है, एक प्रकार की प्रक्रिया, एक प्रकार का प्रोसेस है। वेव में क्या होता है? वेव में कौन सा काम होता है? वेव में क्या होगा?
वेब क्या करता है? क्या किसी का गाल लाल करता है? वेब से क्या किसी का गाल लाल होता है? नहीं, वेब किसी का गाल लाल नहीं करता। गाल लाल वह प्रक्रिया जिसमें किसी का गाल लाल हो उसको थप्पड़ मारना कहते हैं, उसको थप्पड़ मारना कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी का गाल लाल होगा उसको थप्पड़ मारना कहते हैं। लेकिन वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, वह काम जिसमें ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए उसे तरंग कहते हैं, उसे वेव कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो वेव एक प्रकार का काम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। किसी को दिक्कत? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को पहुंचाने के लिए कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? तो वह है वेव गाड़ी। जैसे मान लो रेलगाड़ी, अच्छा ठीक है, कोनो न कोनो गाड़ी को चलाने के लिए आप या तो डीजल का प्रयोग करते हैं या फिर पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से वेव एक गाड़ी है, तो वेव गाड़ी को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? वेव गाड़ी जब चलेगा तो किसका इस्तेमाल होगा बताओ? वेव गाड़ी को चलाने के लिए ना डीजल पेट्रोल चाहिए। क्या बिना डीजल पेट्रोल का वेव गाड़ी चलेगा? तो वेव गाड़ी को चलाने के लिए भी डीजल पेट्रोल चाहिए। वह डीजल पेट्रोल कैसे मिलेगा बाबू? तो वह डीजल पेट्रोल भी आपको दिया जाएगा। तो वेव गाड़ी में कौन सा पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होगा? तो बताओ बाबू, वेव गाड़ी में भी ना पेट्रोल डीजल चाहिए। तो चलिए अब हम लोग वेव गाड़ी कैसे चलेगा उसके बारे में जानते हैं। एकदम बढ़िया से समझो, एक एक बात को वेव के बारे में जानिएगा तो बहुत से पाठ पुर्जा को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो डीपली समझना है, एक एक बातों को सीखो। हम आपको सिखाने का ही प्रयास करेंगे, रटवाने का नहीं। मेरा इरादा रटाने का नहीं, सिखाने का है। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा। अब पढ़ाई नहीं करेगा तो बर्बाद भी हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ाई करेगा तो समझ में अबे नहीं करेगा, गधा कहेगा। ध्यान दो इधर, देखो समझो। तो जैसे कोई भी गाड़ी चलेगा तो उसमें पेट्रोल या डीजल चाहिए, और से वेव भी एक प्रकार का गाड़ी है, तो ये भी चलेगा, इसमें कुछ ना चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना जी। वेव गाड़ी भी चलाने के लिए कोनो न कोनो डीजल पेट्रोल चाहिए। चलिए डीजल पेट्रोल के बारे में भी जानेंगे, और चलेगा कैसे ये गाड़ी ये भी समझेंगे। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते, सुनना। कहानी ना, एक एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, समझिएगा मेरे साथ। कोचिंग है, ये तो कैमरा के आगे में है, हम तो कोचिंग तो यहाँ है नहीं, लेकिन मान लो हम कोचिंग में हैं, पढ़ा रहे हैं, 400-500 बच्चा बैठा है। ठीक है, एक क्लास में 400, 500, 600, 700 क्लास में बच्चा बैठा है। मान लो 700 बच्चा बैठा है। क्लास बहुत लंबा है, बहुत लंबा क्लास है, बहुत चौड़ा क्लास है। 700 विद्यार्थी बैठा है। ठीक है, अब पूरे 700 विद्यार्थी को हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। 700 बच्चा को 1 घंटा में भविष्य बनाने का रोज प्रयास कर रहे हैं। 700 बच्चा टुकुर टुक देख रहा है हमको, हम भी इधर से एकदम बढ़िया से उसको समझा रहे हैं। तो पीछे में जो है ना, एक बच्चा के पास कलम नहीं था। पीछे में सबसे पिछलका लाइन में एक विद्यार्थी के पास कलम नहीं था, उसके पास पेन नहीं था। अब वो किसी अगल बगल से नहीं मांग के डायरेक्ट जो है ना खड़ा होता है, बोलता है भैया हमारे पास कलम नहीं है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संपर्क, इधर अगल बगल में विधायक से संपर्क नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन किया। अब क्लास का हम अभी प्रधानमंत्री हैं, क्लास का सर्वो सर्वा है, क्लास का ये सब कुछ है हम। ठीक है, उसके भीतर में बहुत सा MLA MP सब है, सब। लेकिन अभी तो हम प्रधानमंत्री ना क्लास का, क्लास का मालिक हैं, हमारे द्वारा क्लास का संचालन हो रहा है। हम क्लास में सभी बच्चा को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चा था पीछे में, जो बैठा था सबसे पीछे में, वो डायरेक्ट हम ही से संपर्क किया, भैया हमको कलम नहीं है, और किसी से ना। अब हम उसको, अब देखो हमारा मन में यही रहेगा, अगल बगल में मांगा होगा, नहीं दिया होगा, हम तो उसको देखने नहीं गए, 700 बच्चा है। लेकिन बोला, हम बोले अच्छा ठीक है। तो आप बता, हम उसको कलम कैसे वहां तक पहुंचा सकते हैं? सोच के बताइए। हम
उस भाई को कलम किस प्रकार से दे सकते हैं? तो सोचो कैसे कैसे दे सकते हैं। तो पहला सोचना होगा, कलम को हम डायरेक्ट यहां से जोर से फेंक के उसके पास पहुंचा सकते हैं, वो भी कैच कर लेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम उस भाई को बुलाएंगे, बाबू आओ यहां देंगे कलम, डायरेक्ट दे सकते, बुला लेते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हम वहां पर जाके उसको दे सकते हैं ना। ये सब तरीका से हम उसको कलम पहुंचा सकते हैं। एक और तरीका सोचो, बिना किसी को उठे, बिना किसी के पास गए कलम को पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाइएगा? कैसे पहुंचाइएगा? कैसे पहुंचाइएगा? सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे असर दो, दिमाग पे जोर लगाओ। क्या आपको दिमाग में जोर नहीं लग रहा है क्या? लगाओ, लगेगा। अच्छा, सोच रहा है, सोचो सोचो कैसे होगा। तो आप सोच के, कई सोचों के आधार पे ये सोच के निष्कर्ष निकाले, भैया हम की करेंगे, ये जो कलम है आगे में बैठा भाई को दे देंगे, ठीक है। फिर वो पीछे वाला को देगा, फिर वो उसके पीछे वाला को, फिर वो उसके पीछे लग, वो उसके पीछे लग, मतलब एक दूसरे को देते देते, एक को दूध, एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, चौथा पांचवा को, पांचवा छठा को देते हुए लास्ट लाइन तक पहुंचा देगा, बिना किसी को उठे, बिना किसी को घसकाए, बिना किसी को एक जगह से दूसरे जगह गए, कलम यहां से अंतिम छोर तक पहुंच गया। पहुंच गया ना, और वह भाई के पास कलम चला गया ना। तो वही बात यहां ऊर्जा के साथ होता है। ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह तक फेंका फेंकी करके नहीं पहुंचाया जाता है। ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए फेंका फेंकी नहीं कर सकते हैं। तरंग एक जगह से दूसरे जगह जो जाएगा, तरंग जो गाड़ी है, तरंग में जो गाड़ी में ऊर्जा बैठा है, फेंक के नहीं पहुंचाएगा, हेलो हाई ऊर्जा है, यहां से डायरेक्ट फेंक दिया ना, ऐसा ना होता है। ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेंका फेंकी करके नहीं जाएगा, ऊर्जा तरंग के माध्यम से ही जाएगा, ठीक है, तरंग पर ही जाएगा। अब लेकिन जाएगा कैसे? ऊर्जा को कैसे ढोएगा? तो ऊर्जा फेंका फेंकी करके ना, बुला करके ना, पहुंचा करके ना, ऊर्जा पहुंचाने के लिए, जैसे अभी हम विद्यार्थी के पास कलम एक को दूसरा, दूसरा को तीसरा, तीसरा को चौथा, चौथा पांचवा करके पहुंचाएं, उसी प्रकार से ऊर्जा भी एक जगह से दूसरे जगह वही विद्यार्थी के माध्यम से पहुंचेगा। अब यहां विद्यार्थी को समझो, कलम को समझो, पिछला विद्यार्थी को समझो, क्या है ये कलम? मान लो ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को अंतिम छोर तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? पहला आगे वाला विद्यार्थी को देंगे, और जो विद्यार्थी सब है वो कण है। क्या है? कण है। विद्यार्थी सब क्या है? कण है। अब एक कण के पास ये कलम गया, ये ऊर्जा गया, अब वो कण जो है ना थरथराया, क्या हुआ? थरथराना चालू किया। जैसे थरथराएगा, थरथराएगा, कंपन करेगा, ठीक है, थरथराना, कंपन करना, वाइब्रेट करना, वाइब्रेशन होना ना, बोलता मोबाइल वाइब्रेशन में डाल दो, मोबाइल थरथराने लगता है, जेब में लगे कुछ थरथराने लगा, वही है वाइब्रेशन, वाइब्रेट करना। जब कण थरथराता है तो एक कण थरथरा के दूसरा कण को ऊर्जा देगा, दूसरा कण थरथरा के तीसरा कण को देगा, तीसरा कण थरथरा के चौथा कण को देगा, चौथा कण थरथरा के पांचवा कण को देगा, उसी तरह थरथरा थरथरा के सब एक दूसरे पर पहुंचाएगा ऊर्जा को। मतलब जैसे कोनो भी गाड़ी चलाने के लिए, टेम्पू चलाने के लिए डीजल का उपयोग करता है, रेलगाड़ी चलाने के लिए भी अभी बिजली का भले उपयोग हो रहा है, पहले डीजल का उपयोग हो रहा था। मतलब कोनो गाड़ी चलाना है तो टेम्पू चलाना है, या फिर कोनो गाड़ी चलाना है तो उसमें हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से वेव गाड़ी चलाने के लिए, वाइब्रेशन का इस्तेमाल होता है। मतलब वाइब्रेशन ही है, बिना वाइब्रेशन का ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, वाइब्रेशन के कारण ही ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। वाइब्रेशन नहीं तो ऊर्जा नहीं जाएगा, वाइब्रेशन है तो ऊर्जा जाएगा। मतलब वाइब्रेट होना चाहिए, कंपन होना चाहिए, थरथराना चाहिए। एक कण थरथराया, दूसरा कण थरथराया, तीसरा कण थरथराया, थरथराते थरथराते अंतिम कण तक चला गया ऊर्जा। तो बिना थरथराए ऊर्जा नहीं जाएगा।
क्या आप गाड़ी में बिना पेट्रोल भराए गाड़ी चलेगा? गाड़ी में पेट्रोल है जब तक तब तक गाड़ी चल रहा है, जैसे पेट्रोल रुक गए, सावधान, तो गरिया रुक गया, काहे गरिया में पेट्रोल नहीं है। उसी तरह से वेव गाड़ी भी रुक गया, नए ऊर्जा ढोएगा, नए ढोएगा। वेव गाड़ी में तब ये ऊर्जा जाएगा जब वेव गाड़ी को थरथराइएगा, जब उसमें थरथराने वाला डीजल भरिएगा, जब थरथराएगा तब जाएगा। वेव को, ऊर्जा को फेंका फेंकी करके नहीं पहुंचा सकते हैं, ऊर्जा को पहुंचाने के लिए थरथराना होता है। ऊर्जा थरथरा करके ही एक जगह दूसरे जगह जाएगा। वेव गाड़ी चलने के लिए थरथराना जरूरी है, ठीक है। वेव गाड़ी चलाने के लिए थरथराने का बहुत जरूरी है, कंपन का जरूरी है। अच्छा एक बात सोचो, हमको लगता है कंफ्यूज हो जाइएगा, हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, समझो, घबराओ नहीं, हम आपको समझा देंगे। कंपन कैसे भाई, समझे, बुझा नहीं रहा है, एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ, एक्सपेरिमेंटे करते हैं, चलो ठीक है, सोचो, ठीक है। बोलो तो बाबू, बोलना, बोलो यस भैया, बोलो तो यस भैया, बोला, अरे बोलो न, चार दा बोलो, यस भैया, बोला, बोलो यस भैया। अच्छा यस भैया ना, तो बोलो जी भैया, जी भैया, यस भैया, यस भैया, यस भैया। क्या आवाज सुनाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, एकदम अच्छा से, बढ़िया, ठीक। अब लो हाथ, हाथ लो ना यार, निकालो ना, हाथ निकालो, अरे करो ना, एक्सपेरिमेंट करो, तब फील होगा, फील होगा। निकाले, हाँ यहाँ गला पे धरो, ठीक है, अपने आप के गला पे धर लो, जोर से थोटो चीप लो, इतना जोर से चीपो, इतना जोर से चीपो कि डायरेक्ट यमराज के पास पहुंच जाओ। अरे बकलोलवा चिपना ना, नहीं तो मरिए जाएगा, ससुर सुनाई बोलेगा मास्टर बाप पढ़ते मार दिया, भैया था कि यमराज था। माफ करो, फरार है, फरार है, घबराओ नहीं, मारेंगे नहीं, आपको सिखाएंगे, समझो, ठीक। हम अभी आपको बोले यस भैया बोलने, तो आप बोले, आपको समझ में आएगा, आपके मुंह से निकला, क्या मुंह से जो निकल रहा है, हम जो आपको बोल रहे, वो जो आप सुन रहे हैं, क्या ये ऊर्जा नहीं है? ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ठीक है। अब समझो, समझाते किस, हमारे शरीर में बहुत सा ऊर्जा है, आपके शरीर में ही बहुत सा ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कैसे बदल गया? बदला ना, वो ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कैसे बदल गया? कौन बदला? तो वो जो हमारे मुंह में, हमारे जो शरीर में जो एनर्जी है, वो एनर्जी को है, जो गला के बगल में जो टोनसिल रहता है, देखिएगा मुंह खोल के ऊपर में लुरलुरी टाइप का लटकल रहता है, वो है टोनसिल। क्या है? टोनसिल। वो टोनसिल जो है ना, टोनसिल सिस्टम हमारे शरीर के एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। टोनसिल सिस्टम क्या किया? हमारे शरीर के एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। शरीर का जो ऊर्जा था, उस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदल दिया? टोनसिल। टोनसिल सिस्टम ने शरीर का एनर्जी को किस में बदल दिया? ध्वनि ऊर्जा में। अब जो ये ध्वनि ऊर्जा है, आपके कानों तक पहुंच जाए, जो ध्वनि ऊर्जा है, जैसे हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, हम मुंह से बोले, ये ध्वनि ऊर्जा, ये ध्वनि ऊर्जा आपके कानों तक पहुंच जाए, इसके लिए वेव गाड़ी जरूरी है। अब वेव गाड़ी चलेगा किस पे? कंपन पे। अब कंपन यहां कैसे आएगा? तब आप आपको समझाते हैं। कंपन देखो, बिना कंपन का कोनो भी ऊर्जा नहीं जा सकता है, इस बात को समझाते हैं। अब आओ थोड़ा सा यमराज के पास जाने का तैयारी करते हैं। नहीं नहीं, यमराज के पास नहीं जाने देंगे, निश्चिंत रहो, विश्वास रखो। लो अब हाथ, शरीर का ऊर्जा है, अब टोनसिल तक पहुंचा करके ध्वनि ऊर्जा में बदल चुके हैं। अब वही कंपन को दिखाना है। कंपन देखेगा, ये देखो, यहां पकड़ना है, बोलो यस भैया, यस भैया। देखना हाथ के अगल बगल में झनकार मारता होगा, झनझना रहा है, ठीक है। अब इसके प्रभाव को कम करते हैं। ध्वनि ऊर्जा जो आपके कानों तक जा रहा है ना, इसके प्रभाव को कम करते हैं, ठीक है।
कंपन को दाबते ना तो थरथराएगा ना, नहीं थरथराएगा, देखना थरथराहट जैसे कम होगा तो स्पीड जैसे ध्वनि का देखना बदल जाएगा, उसका जो क्वालिटी है बदलेगा, देखना बदलते हैं। लिए बोल रहे हैं यस भैया, आराम से जा रहा है। अब थोड़ा धीरे धीरे चीपे, यस भैया, और चीपे, ओ भैया, और चीपे, ओ भैया, और चीपे, मर गए क्या जी? नहीं नहीं, जिंदा है, फरार है। इधर देखो, तो जब चीपे तो क्या लग रहा था? थरथराहट। जोर से चीप देंगे मर जाएंगे, मर जाएंगे तो फिर कौन पराएगा? आंधी तूफान सब बोरे में चला जाएगा भाई। इधर देखो, समझो, गले पे हाथ धरो, तन्ना जोर से चिप के देखो तो लगेगा कुछ हो रहा है। आवाज का क्वालिटी में चेंज क्यों हो गया? मतलब समझो हुआ क्या, जो थरथराहट था उसको जब हम लोग चीपे तो हम लोग का गाड़ी जो है ना, वेव गाड़ी थोड़ा पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गया, इसीलिए बढ़िया से नहीं चलने लगा, क्वालिटी खराब हो गया, स्पीड नहीं पकड़ा, समझे? तो कंपन के कारण से वेव गाड़ी चलता है। वेव गाड़ी किसके कारण चलता है? कंपन के कारण से। अगर जब वेव गाड़ी चल रहा है तो बिना कंपन का चलेगा? तो हम लोग का जो शरीर का एनर्जी है उसको ध्वनि ऊर्जा में कौन बदला? तो टोनसिल बदला। और टोनसिल ऊर्जा, टोनसिल जो है ना ध्वनि ऊर्जा में बदला। साथ ही साथ यहाँ जब कंपन हुआ, इसी कंपन के कारण से हमारा जो वेव है, ध्वनि ऊर्जा है, उस वेव पे चढ़ के आपके कानों तक फटाफट सटासट गया। वाह, क्या समझ में आ रहा है? क्या ऊर्जा है, क्या ध्वनि है, क्या तरंग है? क्या तरंग के बारे में समझ में आ रहा है? क्या ये सब बात इन कनो लिखल है? लेकिन फिर से बोलते हैं, ऊर्जा को फेंका फेंकी करके नहीं पहुंचा सकते हैं, ऊर्जा को धकेला धकेली करके नहीं पहुंचा सकते हैं, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह बुला करके नहीं पहुंचा सकते। ऊर्जा एक कण से दूसरा कण, दूसरा कण से तीसरा कण, तीसरा कण से चौथा कण तक ऐसे जा करके एक दूसरे को देते हुए जाएगा, ना कि धकेला धकेली करके फेंका फेंकी करके ना। जैसे आप लोग बच्चों में देखेंगे, ईटा लगाते हो एकदम लंबा वाला, एक ईटा लात मारते हैं सब धीरे धीरे फटफटा के एकदम लास्ट तक ईटा गिरता होगा, एक दूसरे को धकेलेगा, दूसरा तीसरा को, तीसरा चौथा को, चौथा पांचवा को, ऐसे करके लास्ट वाला ईटा भी गिरता था। ऐसे बच्चों में खेले थे। अभी आप लोग 10वां में हैं, फार्म भरने जाइएगा, मैं बहुत विद्यार्थी लाइन लगो रे, लाइन लगिएगा। अब इधर से एगो चूतिया विद्यार्थी पीछे में लाइन लग गया और धकेल दिया हूं मच के। जैसे आपको पीछे में किसी को धकेला, उसको धकेला, उसको धकेला, लास्ट में काउंटर वाला तक को लास्ट तक धकेला गया। कहा कि पीछे में जो कण था उसके एनर्जी, उसके थरथराने से बगल वाला थरथराया, उसके थरथराने से ये बगल वाला, और थरथराते थरथराते अंतिम वाला भी थरथराया। तो एक दूसरे के थरथराने से सब थरथराया। और एक बात सुनो, हम लोग बच्चों में जो है ना, कोनो घास टाइप का रहता था, उससे एगो निकाल देते, कुछ कुछ दाना टाइप का निकलता था, उसको निकाल के एगो पन्नी पर लेकर बोल मुर्गा कुकुरुम कूक बोलते थे तो बोलने लगता था, बोलता था मुर्गा देखे बोले ना। वो थरथराने के कारण, ध्वनि के कारण जो थरथराने लगता था पन्नी, अब पन्नी पर जो दाना दाना टाइप का एगो फुलको टाइप का रहता था, उसी से निकाल के बीज सब खेलते थे बच्चा में। बकरी चराने जाते थे, तो बकरी चराने जाते थे ना, तब वहाँ खेलते थे। हाँ बाबू, बकरी तकरी चराए हैं हम, ये बात नहीं बोलना चाहिए, बोला गया गलती से। खैर बच्चा में खेले थे, कत्तो अपने बारे में छुपाएंगे तो कहाँ तक छुपा पाएंगे, ठीक है। फिर भी चलिए ठीक है, बकरी चराने जाते थे तो वही सब खेला खेली करते थे, तो बोल मुर्गा कुकुरुम कुक तो थरथराने लगता था, बस ऐसे ही। लेकिन हाँ, ईमानदारी से जिए थे जिंदगी। बकरियाँ चराने में बड़ा मजा आता था, ऐसा थोड़े एकदम बकरी तकरी जब चराए थे तो लग रहा था कि बकरी चरा रहे हैं। उधर से गिदरवा सब आ जाता था शाम का समय। अब गिदरवा छोटा छोटा भेड़ा, छोटा छोटा जो बकरी का बच्चा रहता है, उसको हम लोग पठवा पठिया कहते हैं, उसी पर झपट्टा एकदम खिच्चा मांस से खाएंगे। हम लोग गिदरवा का खाई नहीं चूना धार पकड़, खाई नहीं चूना धार पकड़, खाई नहीं चूना धार पकड़ करते थे। गिदरवा भाग जाता था डर से, खाई नहीं चूना धार पकड़। हम लोग को समझे ना था, लेकिन हम लोग को बताया था दादी से, जैसा गिदरवा तिदरवा तो बोलिए बेटा खाई नहीं चूना धार पकड़, खाई नहीं चूना धार पकड़, तो भाग जाता था गिदर। अच्छे से मजे से हमको लोग पता नहीं था कि खाई नहीं चूना धार पकड़ से न हल्ला करने से भागता है, लेकिन हम लोग खाई नहीं चूना धार पकड़, खाई नहीं चूना धार पकड़ करते थे।
तो यही सब था बातें। आप लोग भी अगर बड़े भाई लोग से पूछिएगा तो हो सकता है भैया लोग भी जानता हो। अगर दरवाजा हुआ करता था, रात में भावदर तापदर हो जाता था तो बोलता था कि दरवा बोले इसीलिए जैसे भावदर हो जाए, उजला उजला टाइप का मुंह में हो जाता था बचपन में। तो सीम का पत्ता लेकर के उसका रस निकाल करके गार के लगा लेते तो ठीक हो जाता था। इस तरीके से हम लोग जिंदगी जिए हैं बच्चा में। चलो ठीक है, गिदरवा तिदर वाला बात तो होते रहेगा, लेकिन वो जो थराने वाला बात है, कंपन है। क्या कोई कण एक जगह से दूसरे जगह उठ के गया था? कोई विद्यार्थी उठ के लाइन तोड़ के वहां पीछे तक गया था? नहीं। कण बिना एक दूसरे से उठे सबके पास थरथरा के वहां पीछे तक गया। तो वेग में जो ऊर्जा जाएगा थरथरा के जाएगा, कंपन होने के कारण जाएगा, लेकिन कोई भी कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं हिलेगा। कण में विस्थापन नहीं होगा, कण अपना जगह चेंज नहीं करेगा, कण जिस जगह है उसी जगह रहेगा बिना विस्थापन का। विस्थापन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चला गया, एक सही दिशा में जाना। विस्थापन मतलब एक सही दिशा में जाना। दिशा वाला दूरी को विस्थापन कहते हैं, और नशा वाला दूरी को, नशा वाला दिशा वाला लंबाई को विस्थापन कहते हैं, नशा वाला लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में दिशा ना होता है, नशा जो करेगा उसको थोड़े पता चलेगा। जने मन तन्ने हरियाण कट मार देगा, जने मन तन्ने बहार त्योहार में कूदक्का मार देगा, नाला ताला में कूद जाएगा। लेकिन जिसको दिशा का ज्ञान होगा एकदम सीधा जाएगा। तो दिशा वाला लंबाई रहेगा उसको हम लोग विस्थापन कहेंगे, नशा वाला लंबाई रहेगा तो उसको हम लोग दूरी कहेंगे। तो कण एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं रहा है तो बिना विस्थापन हुआ। कण एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं रहा बिना विस्थापन का। एक भी बच्चा को दूसरे बच्चा के पास हम भेजे नहीं थे, खाली कलम भेजे थे। कलम ऊर्जा था, एक जगह से दूसरे जगह गया था। हम अभी जो बोले वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होकर के यहाँ जो थरथराया वो कंपन के कारण से आपके कानों तक आवाज गया। अगर ना कंपन ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक आवाज जाएगा, कंपन कम होगा तो कम दूर तक आवाज जाएगा। यही होता है ना, समझे? तो कंपन के कारण से ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तरंग में जो ऊर्जा जाएगा किसके कारण जाएगा? कंपन के कारण। अब हमको लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जा होगा। अभी एक और एग्जांपल देते हैं, सुनो समझो। आप लोग करके देखिएगा। ये कोचिंग पढ़ने जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, घर में भी साइकिल होगा, आप चले जाइए साइकिल के पास। हाँ, साइकिल के पास जा करके घंटी बजाओ। जैसे घंटी बजाएगा टन 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 बोलेगा ना, टन 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 बोलेगा, टनटना रहा है एकदम बढ़िया से। काहे? जैसे आप दाबें तो घंटी का जो मैकेनिज्म है वो थरथरा के कंपन उत्पन्न किया, और वो कंपन के कारण से ध्वनि में, वही कंपन के कारण से हमारे कानों तक आवाज आया। एक दूसरे पर जब लड़ रहा था घंटी का मैकेनिज्म जो खुटुर खुटुर कर रहा था, वही ध्वनि को कंपन के कारण से हमारे कानों तक पहुंचा दिया। अरे कंपन ना किए भाई, तो हम लोग के कानों तक आया। लेकिन हम लोग अगर जहाँ चूतिया वाला काम करें, घंटी मार रहे हैं और घंटी के ऊपर में इबला हाथ धर दो, अब मारो, अब बोलेगा खुटुक 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 खुटुक। काहे? अब जो है ना उसको जो थरथराने के लिए पावर लगाना था, हम इधर से पूरा पावर लगा रहे हैं, लेकिन उसका थरथराहट का जो वेग था, थरथराने का जो स्पीड था, वो हम लोग दाब दिए, कम कर दिए। इसीलिए खुटुक 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 आवाज आने लगा। अब बुझा रहा है कंपन के कारण कितना कितना चीज होता है। तो एक जगह से ऊर्जा दूसरे जगह जाएगा तो किसके कारण? वेग के कारण। लेकिन ये जो वेव के कारण, तरंग के कारण। लेकिन ये तरंग किसके कारण से चलेगा? तो थरथराने के कारण से। बिना थरथराया नहीं जाएगा। तो समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है? कोई भी चीज थरथराएगा तब ये कंपन बनेगा, तब ये वेग तरंग बनेगा, वेव बनेगा। वेव, अब बताओ क्या है वेव? क्या है? तो वेव एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, काम है जो ऊर्जा ढोने का काम करता है। ऊर्जा ढोने का काम कौन करता है? तो वेव करता है, तरंग करता है। क्या वेव में किसी का गाल लाल होता है? नहीं। वेव में ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाता है।
अभी जो हम लोग गला दाबे थे जोर से, इससे क्या हुआ था, हम लोग का गाड़ी पंक्चर हो गया था, जिस कारण से अरे थरथराना कम हो गया था, जिस कारण से गरिया बढ़िया नहीं बना, पंक्चर हो गया। इसीलिए ज़्यादा दूर तक बढ़िया क्वालिटी का आवाज़ आपको नहीं मिला था। घंटी दाबे, गाड़ी पंक्चर बना, इसीलिए गाड़ी बढ़िया नहीं चला, इसीलिए खुटुक खुटुक आवाज़ दिया। जैसे हाथ हटाएं, गाड़ी एकदम हवादार फूल फाल के एकदम बढ़िया, एकदम टन टन बोलने लगा ना। तो गाड़ी बढ़िया बनाना है तो कंपन बढ़िया होना चाहिए। कंपन बढ़िया हो रहा है तो गाड़ी बढ़िया से चलेगा, कंपन बढ़िया नहीं हो रहा है तो गाड़ी बढ़िया से नहीं चलेगा। तो वेव गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल का नाम यहाँ क्या पड़ेगा, तो थरथराना जरूरी है। ठीक है, अब आइए थोड़ा परिभाषा पर आते, देखिए समझ में आएगा। अब परिभाषा देखना समझ में आएगा। देखो, वह प्रक्रिया, वेव एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस, एक काम है। वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें किसी भी कान के, यहाँ जो कान था, विद्यार्थी सब जो कनन था, किसी भी कान के वास्तविक विस्थापन के बिना, कान एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो वास्तव में विस्थापित हो गया, लेकिन कान को एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेजे थे, फेंका फेंकी नहीं किए हैं, फेंका फेंकी नहीं किए हैं, ऊर्जा को पहुंचाने के लिए फेंका फेंकी नहीं किए, बुलाया बुलाई नहीं किए, कान को ऊर्जा दिए, कान अपने जगह थरथराया, जैसे थरथराया यहाँ कंपन हुआ, इसके कंपन के कारण से दूसरा कंपन से कारण तीसरा कंपन, तो सबके थरथराने के कारण से एक को दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, तो कान उठ के न गया। तो वास्तविक विस्थापन के बिना कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, स्थानांतरित मतलब जगह बदल दिया, उसे तरंग कहते हैं। अब लाइन बाय लाइन समझ में आया? गया भेदम बाबू, तरंग क्या है? अभी तरंग क्या ये पढ़े, तरंग का प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तरंग का प्रकार भी पढ़ना है, पढ़ाते हैं, समझो ना, पढ़ा रहे हैं। वह प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, काम, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें ऊर्जा, जिसमें किसी भी कान के वास्तविक विस्थापन के बिना कान को एक जगह से दूसरे जगह गए कंपन के द्वारा, वास्तविक विस्थापन के बिना कंपन जब तक न होगा तो वेव गाड़ी चलना संभव नहीं है। वेव गाड़ी, तरंग गाड़ी चलेगा तो कंपन जरूरी है, कंपन के कारण से ही वेव एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। वेव एक गाड़ी है, गाड़ी, इस गाड़ी पर बैठकर कौन जाता है? ऊर्जा। इस गाड़ी को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? कंपन का, वाइब्रेशन का। वाइब्रेट होगा तब, कंपन होगा तब, ठीक है, थरथराएगा तब। बिना थरथराए गाड़ी नहीं चलने वाला है, थरथराना चाहिए, कंपन होना चाहिए। वेव गाड़ी चलाने के लिए थरथराना जरूरी है, कंपन होना जरूरी है, वाइब्रेट करना जरूरी है। कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे तरंग कहते हैं। अब हमको जहां तक लगता है तनी मनी समझ में आया होगा, तनी मनी आया, पूरे आया, तनी मनी आया पूरे। देखो क्लास है, समझो, जमीन मजबूत करो। देखना अभी प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे, नहीं से उड़ेगा फटाफट, तक सब चीज मसाला तैयार रहेगा। तो मसाला बनाने में, शुरुआत करने में समय लगता है। हम आपको वक्ता नहीं रहे, हम आपको सिखा रहे हैं, वक्ता ये नहीं, सीखिए, हर एक चीज को सीखना जरूर। ठीक है जी। तरंग एक प्रकार की क्या है बताइए? तरंग एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तरंग किसको ढोएगा? ऊर्जा को। तरंग ऊर्जा को ढोएगा। तरंग को चलने के लिए क्या जरूरी है? कंपन जरूरी है। क्या बिना कंपन का, क्या बिना वाइब्रेशन का, क्या बिना थरथराने के कारण से, बिना थरथराए क्या ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है? ऊर्जा को ढोने के लिए कंपन होना जरूरी है। तो बताइए, वेव किसको ढोता है? वेव एक प्रकार की क्या है? गाड़ी है, ये ढोएगा किसको? ऊर्जा को। वेव गाड़ी किससे चलेगा? पेट्रोल से या डीजल से? नहीं, बोलो किससे चलेगा?
वेव गाड़ी किससे चलेगा, तरंग गाड़ी किससे चलेगा, पेट्रोल से या डीजल से, किससे चलेगा, आए कंपन करने से। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, अब समझ में आ रहा है। अब चलिए हम लोग समझते हैं वेव के टाइप को, वेव के प्रकार को। ठीक है, वेव का प्रकार पढ़ना है, नहीं पढ़िएगा, वेव का प्रकार पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। हाँ देखो, अब देखो हाई जो है ना बाबू, ये थरथराने का ही दिशा को दिखा रहा है, ऐसे करके थरथराया है। हकीकत में हम आपको ऐसे करके समझाते हैं, ये जो बना नहीं फोटो कैसे बना ये समझाते हैं, समझना है। देखो यहां पर जो है ना एक कण थरथराया, फिर दूसरा कण यहाँ थरथराया, तीसरा कण यहाँ थरथराया, चौथा कण थरथराया, पांचवा थरथराया, छठा थरथराया, सातवां थरथराया, आठवां थरथराया, इस तरह से थरथराया। जब ये इसको ऊर्जा ये इसको इसी तरह से दिया तो हुआ क्या, फिर धीरे धीरे यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर धीरे धीरे थरथराना इधर कम, फिर यहाँ बहरना चालू हुआ। इस तरह से थरथरा के अब देखो ऐसे करके गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो तरंग का निर्माण जो इस प्रकार से होता है, ये कंपन के कण के थरथराने के कारण होता है। कण पूरे वायुमंडल में हर एक जगह विद्यमान है जी। ठीक है, निर्वात में भले कण नहीं है, लेकिन यहां पर तो बहुत सारा कण है ना, तो कण के थरथराने के कारण ही ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। थरथरा गया मतलब समझ लो वेव बन गया, गाड़ी बन गया। थरथरा गया तो वेव बन गया, वही वेव पर चढ़कर जिसको भेजना, जौन सा ऊर्जा को भेजना भेज दो। बहुत सा ऊर्जा है, खाली ये ध्वनीय ऊर्जा नहीं है, प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, धरती जब कंपन करता है तो वो भूकंप ऊर्जा हो गया ना। धरती जब कंपन करेगा भूकंप आएगा, वो भी एक प्रकार का एनर्जी है, धरती के कंपन के कारण से होता है। तो देखिए हर एक चीज में कंपन है। तो अब सुनो, जब सुनो क्या, हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में। तो चलो ना वेव के प्रकार को यहां देखो, इसी जगह हम सब बात कर देते हैं। यहां देखिए पहले है मैकेनिकल वेव। क्या है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है समझो, जब कान थरथराएगा तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। जब कान थरथराएगा उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव बोलेंगे। जब कान थरथराए उसको मैकेनिकल वेव। ठीक है, जब कान थरथराएगा तो क्या बोलेंगे, यांत्रिक तरंग बोलेंगे। कान के थरथराने के कारण जब कान थरथराएगा, कान थरथरा कर एक जगह से दूसरे जगह ऊर्जा को भेजेगा तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव। कौन थरथराएगा, यहां कान थरथराएगा। कान थरथराने के कारण से कौन सा वेव उत्पन्न होगा, तो बोलिएगा मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग उत्पन्न होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब थरथराएगा, तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों थरथराए, जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों थरथराए तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो ना बाबू, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो यहाँ हम आपको चार्ज किस लिए पढ़ाए थे, चार्ज जब पढ़ाए थे वहां बोले थे विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो चार्ज दो क्षेत्र उत्पन्न किया था, एक विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र भी थरथरा गया और चुंबकीय क्षेत्र भी थरथरा गया, इसीलिए इसको बोलेंगे जब दोनों क्षेत्र थरथरा जाए। देखो सुनो यार, पहाड़ के अगल बगल के क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, उसी तरीके से गोलगप्पा के अगल बगल क्षेत्र को गोलगप्पा क्षेत्र कहते हैं, चाउमीन के अगल बगल क्षेत्र को चाउमीन क्षेत्र कहते हैं, भूत के अगल बगल क्षेत्र को भूताहा क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार आवेश के, विद्युत के अगल बगल क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। साथ ही साथ जब विद्युत दौड़ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। तो जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र थरथराए, जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र थरथराए
तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। काहे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी थरथराया है, चुंबकीय क्षेत्र भी थरथराया है। जब दोनों क्षेत्र थरथरा गया, इसीलिए इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। सिर्फ कान थरथराएगा तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। जब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थरथराएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, है देखो, सब चीज समझेगा, एक एक बात है। यहां देखो, ये जो है ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ये है ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हरा वाला दिख रहा है ये है मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थरथराएगा, ये दोनों जब थरथराएगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। चलो थरथराने वाला चीज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो, ब्लू वाला और हरा वाला, ये ना बोले थे, यहाँ देखिए थरथरा रहा है। जब थरथराएगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखो थरथरा रहा, यही थरथराने के कारण से यही जो क्षेत्र बना है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो यहाँ थरथरा रहा है ब्लू लाइन सब, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये तरंग थरथरा रहा है। समझे? कुछ सब व्यवस्था है, समझने के लिए खाली तैयार रहो। देखो यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, अच्छा समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। ज्यादा समझना है तो ऑफलाइन मजबूत देता है। ऑफलाइन में बहुत से बात को और करने में मजा आता है, बताए क्या है? ऑफलाइन में किसी का दबाव नहीं होता है, ऑनलाइन में बहुत सा दबाव होता है। ठीक है, इस बात को ऑनलाइन पढ़ाने वाला समझता है। बहुत 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 टेंशन होता है ससुर, सुना ही। चलो ठीक है, चलो इस बात को यहीं तक रखते हैं। आपको पढ़ाई देना है बस। दुनिया में बोले ना, तकलीफ तो आना जाना है ही ना बाबू। ऑनलाइन भी आसान नहीं है, जब भी कहो तकलीफ का दुनिया है ये। हाँ समझ में आ रहा होगा, मस्ती में एकदम मजे धरो, ऐसे चलता है। हाँ, टाइप्स ऑफ वेग। अब देखो, यांत्रिक तरंग में कौन थरथराएगा? यांत्रिक तरंग में कौन थरथराएगा? कण थरथराएगा। अच्छा एक चीज और, अभी थोड़ा सा पढ़ने में मजा आना चाहिए, मतलब पूछते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा बताओ, तरंग किसको कहिएगा? तरंग एक गाड़ी है, तरंग एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस, एक काम है। अच्छा, इस काम में क्या होता है? इस काम में ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होता है। ऊर्जा कैसे पहुंचता है? थरथरा के। क्या थरथराने में कण एक जगह से दूसरे जगह जाता है? नहीं, कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, कण अपने जगह रहता है, बस वो थरथराता है। थरथराने के कारण से वेव उत्पन्न होता है, नहीं याद रहेगा। अब कण थरथराएगा, कौन? कण, पार्टिकल थरथराएगा तो मैकेनिकल वेव बोलेंगे, यांत्रिक तरंग बोलेंगे। क्या कोई भी कण एक जगह दूसरे जगह जाएगा? बिना कण का वास्तविक विस्थापन के बिना, बिना कण को एक जगह से दूसरे जगह गए, ऊर्जा एक जगह दूसरे जगह चले जाना चाहिए कंपन के द्वारा। बिना कंपन करे ना, बिना कण का वास्तविक विस्थापन के बिना, वास्तविक विस्थापन के बिना कण के कंपन के कारण से जब ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा तो इसे हम लोग मैकेनिकल वेव बोलेंगे। वही वाला परिभाषा सेम टू सेम। इसी जगह जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र थरथराएगा, जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र थरथराएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब याद करो, अब कुछ दिमाग में बैठाओ, बोलो कौन सी? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यहां से सोचो, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है ना? लाइन काहे है, काहे है?
अभी सोचो, प्रकाश में भी विद्युत है, इसीलिए वैज्ञानिक लोग ने दिमाग लगाना चालू किया, सोचा समझा, अरे ससुर सुनाइए तो ऊर्जेन है रे, विद्युत क्षेत्र ऊर्जेन है, विद्युत इसमें तो ऊर्जेन है, एनर्जी चार्ज आवेश ऊर्जेन है। अरे तुरी भूत के, बड़ा फेरा वाला बात। ऐसा करते प्रकाश ऊर्जा को अब विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। इसके लिए सोचते सोचते कई सोचों के आधार पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कर, बहुत बुद्धि लगाकर, बहुत से खोज कर, बहुत से तरीके से सोच कर सौर प्लेट बनाया और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लिया ना। बहुत सोचना पड़ता है तब नहीं ऐसा होता है। तो सोचो न, विज्ञान है, सोचते सोचते। अगर माँ बर्मा में जाइएगा तो हम ही बता देंगे आपको। बोलो कौन सी, बोलो न कौन सी, बता। सौर प्लेट कैसे काम करता है बता देंगे, ठीक है, बताएंगे बर्मा में। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ बताएंगे, अभी ना। अभी उतना दूर जाएंगे तो फिर बोले आए प्रकाश, हाँ प्रकाश का समुंदर अभी बहुत बड़ा है, आपको तो यहाँ अठन्नी चरन्नी मिलेगा, 11वां बर्मा मारू मिलेगा डिटेल में, ठीक है। ये सब चीज़ फिर वहाँ 11वां बर्मा में पड़ेगा, टोटली ये चीज़, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। जितना चीज़ अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये सब बर्मा 11वां में फिर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ अभी पढ़ो बढ़ जाओ, देखना 11वां बर्मा दूर पढ़ के पढ़ा, यही लगेगा। जिधर भी पढ़िए, आप मेरे पास पढ़िए या किसी के पास पढ़िए। अब देखिए दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, ये दो वेव जो है, इसको भी समझते हैं, समझाते, समझो। पहले ही दोनों वेव को समझाते हैं, उसके बाद फिर हाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इधर कुछ है रे ना है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, समझो। जिस शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया हो दहारा, ठीक है। ये अच्छा इसको भी हटाते बाहर में जा, अभी वो बाद में, इसको अभी रहने दो यहाँ। हाँ ध्यान से सुनना, हम समझा रहे, समझो। घर में रस्सी ले लेना, हाँ एक बड़का ले लेना, और एक बड़ा ऐसा खुट्टा में बांध लेना, जाना ओसरा पे भी कर सकते हैं या पक्का पे जाके कर सकते हैं, कोनो बांस तांस में बांध के, और रस्सी ले करके हैना हैना करना, ठीक है। देखना रस्सी हैना हैना करेगा ना, तो रस्सी हैना हैना करके ढियास के तरह आगे पीछे करके चला जाएगा। आप हाथ को ऊपर नीचे कीजिएगा तो वेव ऐसे ऐसे करके बनते हुए जाएगा, जैसे ये बोला। हाँ है देखो रस्सी है, ये रस्सी को हैना के लिए हैना हैना ऊपर नीचे किए, हैना हैना किए, हम हाथ ऊपर नीचे बल लगाएं तो वेव इस तरह से बना। तो यही है वेव, ये है ट्रांसवर्स वेव। हाथ को ऊपर नीचे किए और ये जो है ना इस प्रकार से वेव बना, ये दिशा के आधार पर है। बल ऊपर नीचे लगाएं तो ये जो है ना वेव इस प्रकार से लगा। दूसरा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जैसे हम लोग आगे ऐसे, स्प्रिंग को भी ऐसे खींचे, वेव भी ऐसे ऐसे किया, वेव भी ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, ठीक है। वेव भी आगे पीछे और बल भी आगे पीछे लगाएं। जैसे हम स्प्रिंग को ऐसे खींचे तो वेव भी ऐसे ऐसे करने लगा। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब जैसे हम आपको दिखा रहे हैं करके, है देखो, ये स्प्रिंग है, इसको खींचे खींचे जैसे ऐसे गया। अब ये देखो, ये आप लोग मेला में देखेंगे ऐसा वाला स्प्रिंग, ऐसे खींचते होंगे, फिर ऐसे गोंद गुर जाता होगा, फिर आता होगा। ये सब एक्सपेरिमेंट अभी देखना, हम करके दिखाते हैं। मिल जाओ बाबू, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। किधर है जी, हाँ मिलो। है यहाँ देखो, है देखो बल लगाया, है देखो बल खींचा, चल खींच रे, अबे यार हाँ खींचा, देखो गया, एनर्जी ट्रांसफर हो गया। है यहाँ देखो खींचा, खींच रे, खींचा, एनर्जी गया, गया, ऐसे ऐसे ही खींचा। देखो प्रैक्टिस मोशन, इस प्रकार से खींचे, एनर्जी भी इसी प्रकार से गया। ध्यान से सुनना, है देखो खींचे, खींचा, एनर्जी भी गया, खींचने का दिशा भी यही, एनर्जी भी जाने का दिशा यही, खींचने का दिशा भी यही, एनर्जी भी जाने का दिशा यही, दोनों एक ही दिशा में लग रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये पर लॉन्गिट्यूडिनल है, ये ऐसे खींचा है और ये ऐसे नीचे जा, एकदम ये सीधा जा रहा है, और ये देखो ऐसे जा रहा है, गया ना। दोनों में दिशा में देखो अंतर है। तो ये एगो ट्रांसवर्स वेव है, एगो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है।
अब यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसे रस्सी एकदम खचखचा के मार रहा है, या गो है जो दिख रहा है वेव है। तो इस वेव के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं लेना है, क्या हमको विद्युत चुंबकीय तरंग तक ही रहना था। फिर भी हम ट्रांसवर्स वेव में चले गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में चले गए, क्या हमको विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को बताने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वाला क्लास करना पड़ रहा है। इस बात को बताने के लिए चार्ज क्या है, आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, पदार्थ का मूलभूत गुण क्या, ये सब बताना पड़ा है, ताकि इस बात को फील कर पाओ। परिभाषा का कोई भी लाइन आपको जो है ना दुख ना दे, तकलीफ ना दे, मस्ती से एकरो मतलब ये होला। आप बताओ तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है ना, बकलवा कही का। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा नहीं है, तरंग एक प्रकार का काम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? कंपन के माध्यम से। क्या कण को भी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है? नहीं, कण बिना विस्थापन का, कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। तब कैसे जाता है? कण को कंपन करने के कारण से जाता है। ठीक है। अब कंपन के आधार पर वेव कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एगो मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग में कौन थरथराता है? कण थरथराता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन थरथराता है? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र थरथराता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र समझाने के लिए चार्ज का परिभाषा पढ़ाई थी, समझे? कहाँ से मसाला कितना जोड़ना पड़ता है बाबू, ये है ओरिजिनल शिक्षा। मस्ती से पढ़ो, ठीक है। दिल में हमेशा एक ही ख्याल रखना, आपके अलावा आपको कोई नहीं आगे बढ़ा सकता है। आपको खुद से खुद पे विश्वास रखकर मेहनत करना होगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए परिभाषा पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। फिर से सुनो, कान थरथराएगा, कान, कान थरथराएगा, कान, तो उसे मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब बताओ, हम जो यहां से मुंह से बोल रहे हैं, ये थरथराने के कारण से वहां तक आपके कानों तक गया है, धरती थरथराया है। तो ये सब में कान का जरूरत है, लेकिन विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में कान का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सब में कान का जरूरत नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में कान का जरूरी नहीं है। ये सब थरथराएगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र थरथराना सबको, कान सब में जरूरी नहीं है। कान थरथराएगा तो मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र थरथराएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। चलिए अब परिभाषा पढ़ते हैं, एक एक करके सब बात समझ जाइएगा। लिखने सिखा दिए हैं, ऑप्टिक्स का जो हेडिंग था उसी में ये तरंग का भी प्रकार को लिखना है। एक दिन का और क्लास होगा, प्रकाश से संबंधित सारे बातों को बताएंगे, उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें भी सारे बातों को ऑप्टिक्स में लिखिएगा। फिर आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू करेंगे। अभी तक ना शुरू हुआ है, लेकिन देखिए कितना बातों को सीख गए। आप किसी के पास बैठ के बात कीजिएगा ना, बोले बाप रे बाप कितना बात जाने, लेकिन हाँ, अपने क्षमताओं को दिखाना नहीं है। अपने क्षमताओं को बिहार बोर्ड के एग्जाम में फाइनली दिखाना है। यहाँ दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पीठ पीछे बुराई करने वाला का कमी नहीं है। ठीक है, अपने क्षमताओं को छुपा के रखिए। कृष्ण भगवान हमेशा सभी को विराट स्वरूप नहीं दिखाया था, जहाँ जरूरी पड़ा था वहाँ विराट स्वरूप दिखाया है। तो आप अपने क्षमताओं को छुपा कर रखिए, खुद को तराशिए, खुद को बनाइए, खुद से संघर्ष कीजिए, खुद से ये वादा कीजिए हमको खुद में बदलना है, खुद से बदलना है, हमको दुनिया नहीं बदलने वाला है। इसलिए अपने क्षमताओं को छिपा के चलिए बाबू। आजकल की दुनिया बहुत जालिम है, आपके क्षमताओं को, आपके व्यक्तित्व को, आपके भविष्य को पीठ पीछे बुराई कर बर्बाद करने का प्रयास करता है, पैर खींचने का प्रयास करता है। हाथ खींचने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलता है। क्या लगता है, कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहा है क्या ईमानदारी से, सभ्य ईमानदारी से पढ़ाता है? सरकारी स्कूल में जो मास्टर पढ़ा रहा है क्या सभ्य ईमानदारी से पढ़ा रहा है?
क्या हम ही जो पढ़ा रहे हैं, क्या हम सभी को उस लायक जरूर पढ़ा रहे हैं जितना वो सोच रहा है? नहीं, सब बेबस ऐसे बन गया है टीचर, हम भी बन गए हैं टीचर, लेकिन हम टीचर इसीलिए नहीं कहते हैं खुद को। हो सकता है मेरे में आज बहुत सा कमी है, फिर भी हमें अपना प्रयास है, अगर हमसे आप सीख पाते हैं तो पढ़ने लगते हैं, नहीं सीख पाते तो आप दूसरे जगह हमसे ही बेहतर जरूर ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढिए, हो सकता है हमसे भी बेहतर कोई हो, आप उसके पास पढ़िए। एक दसवां फिर से मौका नहीं देगा आपको, फिर भी अगर जो हमसे बेहतर आपको मिल रहा है तो उसके पास आप बैठ के पढ़ सकते हैं। हमारे पास जितना सामर्थ्य है, जितना क्षमताएं हम लगा रहे हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब परिभाषा समझ में आएगा, अब जितना बातें यहाँ लिखा है सब बात समझ में आएगा, कोई बात बेकार नहीं लगेगा। वेव तरंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन के बिना, क्या कोनो कण एक जगह से दूसरे जगह गया था? न, प्रक्रिया ही था, कोनो काम था, प्रोसेसन था। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण, कोई भी कण के वास्तविक विस्थापन, मतलब कण एक जगह दूसरे जगह नहीं गया था, वास्तविक विस्थापन के बिना कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, स्थानांतरित होती है, उसे तरंग कहते हैं। गया भेजा में? अब बात समझ में आया? ये फोटो बना लीजिएगा, यही है ये सबसे ऊपरी हिस्सा को जो है ना शीर्ष बोलेंगे, और सबसे निचले हिस्सा को गर्त बोलेंगे। ये फोटो बना लीजिएगा। और फिर अब वेव के प्रकार में, टाइप्स ऑफ वेव में जो है ना, वेव का जो प्रकार है उसमें ये वाला पूरा एकदम डायग्राम बढ़िया से लिखना है, सब बात को लिख लीजिएगा। और उसके बाद अब आइए मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, है ना। मैकेनिकल वेव, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर। अच्छा, वहां ओ लिखा गया गलत, यहाँ वाई होगा। एनी अदर पॉइंट बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल विथ आउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बिना कण के बिना कण को एक जगह से दूसरे जगह बिना विस्थापित हुए, यही बताना चाह रहा है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखो कायल तो दिमाग लगा रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी कण के वास्तविक विस्थापन के बिना कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग में कौन थरथराएगा? कण थरथराएगा। क्या कण का एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा? नहीं होगा, कण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बिना विस्थापन किए कण थरथराकर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा। अब देखो स्टार पॉइंट ये लिखिएगा, इसे गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए कण चाहिए। कण थरथरेबे नहीं करेगा तो गमन कैसे करेगा ऊर्जा? तो यांत्रिक तरंग को थरथराने के लिए कण की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स पार्टिकल टू मूव, ठीक है। इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब जैसे मान लीजिए हवा एक माध्यम है, पानी दूसरा माध्यम है। अब पानी और हवा दोनों को अगर रखिएगा एक जगह, एक शीशा में पानी रख लो, ऊपर में दूसरा शीशा में हवा रख लो, तो दोनों का माध्यम अलग अलग नहीं हो गया। तो माध्यम जैसे मान लीजिए आप लोहा में मारिए टन, ठीक है, तो लोहा में भी ध्वनि गया ना जी, एक जगह से दूसरे जगह। लोहा को गर्म कीजिएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक गया ना गर्मी, ऊर्जा गर्मी भी है, एनर्जी है ना ऊर्जा जी, उसमें एनर्जी है। एक जगह आप लोहा में घुसेर दिए आग में, वहां से लोहा के अंदर में बहुत सा कण पहले से थरथरा रहा होता है, परमाणु से बना है ना, तो पहले से ही कंपन होते रहता है। और वही कंपन जैसे लोहा में एनर्जी मिलता है और ज़्यादा स्पीड थरथराने लगता है, धीरे धीरे पूरा लोहा को गर्म कर देता है, थरथरा के पहुंचा देता है, ठीक है। तो माध्यम का जरूरत होता है। इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सरल, विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये सब भी पढ़िएगा। माध्यम तो और आने वाला है। माध्यम मतलब अलग अलग प्रकार का, जैसे आप पानी ले लिए, किरासन तेल ले लिए, डीजल ले लिए, ये सब माध्यम है। अब पानी में प्रकाश मार दिए जाएगा, डीजलों में प्रकाश मारे वहाँ जाएगा, क्या बोलता है, पेट्रोल में प्रकाश मारे वहाँ जाएगा। लेकिन सब में प्रकाश का गति
किसी में ज़्यादा किसी में कम होगा। हीरा भी एक माध्यम है, हीरा में प्रकाश मारेंगे वो और भी प्रकाश को एकदम छितार देगा, ज़्यादा इधर उधर जाने नहीं देगा, प्रकाश को घुसने नहीं देता है, एकदम मार के एकदम लपटिया मार देता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये सब बताएंगे, एकदम बढ़िया डिटेल में पढ़िएगा। तो इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसे? यांत्रिक तरंग को। यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए कण की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता, निर्वात में कण ही नहीं है तो यांत्रिक तरंग गमन कैसे करेगा? तो निर्वात में कण नहीं होने के कारण से यांत्रिक तरंग भी गमन नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल लीजिएगा तो बोलिएगा ध्वनि तरंग, भूकंप तरंग, ध्वनि तरंग और भूकंप तरंग। ठीक है, किसी को दिक्कत? पृथ्वी के हिलने से बनने वाली तरंग को भूकंप तरंग कहते हैं। अब आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह प्रक्रिया, देखो प्रक्रिया सब में रहेगा, क्या कि यह काम है, एक प्रोसेस है, इसलिए वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से, अब कंपन होगा तभी ना ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। गया भेजम बाबू, गया, अरे बोलो न यार, समझ में आ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र थरथराएगा तो कौन सा वेव बने, वो कौन सा वेव बनेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा ना। चलिए इसका स्टार बिंदु पढ़ते हैं। इसमें जो स्टार बिंदु है ये पढ़िए। चलिए सुनिए, इसे गमन करने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए कणों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कण का कोई बात है ना, मत कण का क्या जरूरी है जी? तो कण का जरूरी नहीं है तो माध्यमों का जरूरी नहीं है, कोनो माध्यम में ही हेल जाएगा, जिस माध्यम में जाना है जाए। चलो ठीक है, इसे गमन करने के लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ईमानदारी से ये निर्वात में भी दौड़ेगा, तो यह निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। इसीलिए सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है, नहीं तो उधरे रह जाता। बोलो काहे? सूरज का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसीलिए आ गया। अगर जो निर्वात में गमन नहीं करता, कण में गमन करता, तो सूरज का प्रकाश ऊपर में, नीचे में पृथ्वी अंधकार, तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना, ये सब होता। क्या ऊर्जा नहीं तो संभव कहाँ से? ऊर्जा पेड़ पौधा का, सूरज का प्रकाश आएगा तब नहीं पेड़ पौधा भोजन बनाएगा, सूर्य के प्रकाश का उपस्थिति में नहीं पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा। अब भोजन बनाएगा तो ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा, फल फ्रूट बनाएगा, हम लोग खाएंगे धकेल धकेल के। अब बुझाया? तो सूरज प्रकाश का कितना बड़ा देन है पृथ्वी पर, तो वही सूरज प्रकाश के बारे में अच्छा से सीख रहे हैं। तब देखिए यह निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, लाइट वेव, प्रकाश वेव, प्रकाश वेव, प्रकाश तरंग, ठीक है, एक्स रे, यूवी रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जाम्पल है। अब जैसे समझाते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट एक्सरे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये टोटल विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, वो सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब उसी विद्युत चुंबकीय तरंग में ये जो एगो तरंग दिख रहा है विजिबल लाइट, ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इस सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होता है, इधर दिखाया है 7 रंग, और 7 रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। तरंग दैर्घ्य सबके बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो विजिबल रे है, आंख से हम इस किरण को, इसी किरण के माध्यम से हम सभी वस्तु को देख पाते हैं, विजिबल लाइट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, समझना, विद्युत चुंबकीय तरंग के खानदान में बहुत सा तरंग था कि नहीं था। जैसे में प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है ना। कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग के खानदान से आता है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग के खानदान से
प्रकाश भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग के खंडन में प्रकाश है। और कौन कौन है देखिए, प्रकाश, एक्स रे, यूवी रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब किसका है, किसका खंडन से आ रहा है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के खंडन से आ रहा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के खंडन से आ रहा है। अब सोचो, विद्युत चुंबकीय तरंग के खंडन से आ रहा है मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग में बहुत सा किरण, बहुत सा एग्जाम्पल है, लाइट वेव, एक्स रे, यूवी रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब है। ये पूरे खानदान का जो ग्रुप का नाम होगा तो नामों कुछ होना चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जहां पर बहुत सारा घोड़ा होगा उसको अस्तबल कहते हैं। जहां पर बहुत सारा घोड़ा होगा उसको अस्तबल कहते हैं। जहां पर बहुत सारा जो है ना एलिमेंट होगा उसको प्रायोगिक टेबल कहते हैं। प्रायोगिक टेबल मतलब जिसमें बहुत सा एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जहां पर एक जगह जमा मिलता है उसको हम लोग प्रायोगिक टेबल कहते हैं। जहां पर बहुत सारा घोड़ा मिलता है उसको अस्तबल कहते हैं। जहां पर बहुत सारा सब्जी मिलता है उसको सब्जी मंडी कहते हैं। उसी प्रकार से जहां पर बहुत सारा विद्युत चुंबकीय तरंग मिलता है उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय वर्णपट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ जहां पर बहुत सारा विद्युत चुंबकीय तरंग मौजूद है। तो लाइट भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स रे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यूवी रे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, माइक्रोवेव भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, रेडियो वेव भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। एफएम जो बजाते हैं 29 एफएम 29 भारत में जो एफएम मन की बात नरेंद्र मोदी जो करता है, एफएम में नहीं, रेडियो पर एफएम पर मन की बात करता है, तो वो जो तरंग है हम मोबाइल के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। मोबाइल का मैकेनिज्म ध्वनि ऊर्जा में फिर कन्वर्ट कर देता है, वो उस ऊर्जा को, रेडियो वेव को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रेडियो वेव क्या है? रेडियो वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम लोग खाली लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। भाई खानदाने उल्टा दिए लो। और एक बात बताएं, अगर जब आप नीट का तैयारी कीजिएगा, जीमेन का तैयारी कीजिएगा, तो नीट में ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है बताते हैं। विजिबल लाइट किस स्पेक्ट्रम का हिस्सा है? तो बोलना यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में। ठीक है, तो बहुत गहराई से पढ़ाए हैं। अब बताओ ईमानदारी से, क्या कोई दिक्कत हुआ? समझ में आया कि ना आया? उसके बाद बाबू हम लोग को अभी और किसी भी परिभाषा का जरूरत यहाँ नहीं है, इसीलिए अब 11वां 12वां फिर की पढ़ाएंगे? बताओ, ये सब 11वां 12वां का टॉपिक है, पढ़ा दिया आपको 10वां में। ऐसा नहीं है, आपके नॉलेज के लिए सब जरूरी है। अच्छे से सिखाए हैं, अच्छे से समझाए हैं, समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है अच्छे तरीके से सीखे होंगे। कल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रकाश से संबंधित सारे बातों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन सारे बातों को रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन का नैया चलते रहेगा, आप भी रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, लास्ट में एक मोटिवेशनल लाइन है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया हो वो दहाड़ा है। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा लाइन है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाकी बात आप कितना पी सकते हैं, यहाँ देखिए ये सब जो पूरा खानदान है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, और भीतर में कुछ है क्या जी? हाँ, गामा रे, ये सब क्या है? ये सब विद्युत चुंबकीय वर्णपट का एक हिस्सा है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग का कितना परिभाषा, कितना एग्जाम्पल दे दिए। क्या हम लोग खाली प्रकाश तक रहे? नहीं। तो अच्छे से सीखो, आपको जो लिखने बोले वही लिखना है, वो फोटो नहीं लिखना है, फोटो नहीं बनाना है। हाँ, एगो फोटो ये जरूर बना लेना है,
ये वाला हाय का नगल रहे हाय वाला फोटो बना लेना। जो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा वो सब चीज़ आपको लिखना है, बाकी बात फोटो तोटो नहीं बनाना। जो फोटो हम कॉपी में लिख के लाते हैं वो रखना है। बाकी बात समझाने के लिए दिए, समझ में आया बाबू, अच्छे से सीखो, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे ज़रूर बात करके अपने दिक्कत को ठीक करने का प्रयास करो। चलिए हम आपको और कुछ बात इंपॉर्टेंट बता। देखो, हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, हमारे द्वारा लिखा नोट्स आप लेना चाहते हैं, हमसे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ 62301773 पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरे पास रहता है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और सुनो बाबू, देखो 10वां में आप हम लोग को एक बात याद रखना है, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। अच्छे से सीखना है, अच्छे से जीना है, ठीक है। याद करने वाला विद्यार्थी के आगे में समझने वाला विद्यार्थी बहुत ज़्यादा उसको जो है ना पावरफुल लगेगा। रट्टा मार के आप कितना दिन तक जी पाइएगा, समझाओ आज इसको, बहुत दिन तक जी पाइएगा। देखो, हम रट्टा मारने के लिए बोलते तो परिभाषा सब खत्म हो जाता, यही सब चीज़ और कोई टीचर पढ़ाएगा तो एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एरोप्लेन का सफ़र कर रहे हैं आप लोग, हम एक एक गली कुची देखते हुए जा रहे हैं, करना की है ना, तो समझ में आ रहा है। आप बताइए, तरंग में कोई दिक्कत है? ये है तरंग का लेवल, हम लेवल मिला दिया अब आपको। तरंग क्या है समझ में आया बाबू? तो अच्छे से सीखे होंगे, अच्छे से जाने होंगे। हर एक बात को पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद, समझाने के बाद आपको, हमको नहीं लगता किसी प्रकार का कमी रहा है। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत है तो आप हमको बोलिए, हम आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दिल की हार्दिक गहराई से आप सभी छोटे प्यारे भाई बहन को धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।